सो हेलो एंड वेलकम एट दिस साइड और विजय है और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ज्योग्राफी की इस 20 मिनट की सीरीज में, जिसमें हम पूरा चैप्टर आपको बताने की कोशिश करेंगे। एक्सप्लेन सीरीज चैप्टर 2 वाइज यानी कि पार्ट 2 वाइज सारी अपलोड पहले से ही है। ये आपके चैप्टर के रिवीजन के लिए, ताकि आप पेपर में क्विक रिवीजन करके समझ सकें कि पूरे चैप्टर के अंदर है क्या। अगर आप चैनल पे अभी तक नहीं जुड़े हैं और आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, इंस्टाग्राम के साथ, फेसबुक पेज के साथ, तो हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं। और आप चाहते हैं तो नोट्स, तो आप टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा, वहाँ पे आपको सारे प्रकार के नोट्स मिलेंगे। अदरवाइज वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ पे आपको सभी चीज़ें मिल जाएगी, जहाँ पे आप हमारी फैमिली का मेंबर, चाहे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, ट्विटर और साथ में इंस्टाग्राम, कहीं पे भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे चैप्टर के अंदर बताया हुआ है। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूं, वैसे तो ये जरूरी है नहीं, सभी को पता है, दो ही बुक है। इस इंडियन पीपल एंड इकोनॉमिक वाली बुक को हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। चैप्टर हमारा पहला पीपल, जिसमें हम डेंसिटी, ग्रोथ और साथ में क्या कहते हैं उनकी पॉपुलेशन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जनता के लिए हमें पता है कि हमारे किसी भी देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कंपोनेंट माना जाता है तो जनता मानी जाती है, क्योंकि कंपोनेंट से हमें बहुत सारी चीजें समझ में आती है। अगर किसी देश में टोटल पॉपुलेशन जितनी भी है, सरकार उसको एनालाइज करने की कोशिश करती है डिफरेंट एस्पेक्ट से, कि जेंडर कितना है, मेल फीमेल कितना है, एजुकेशन कितना है, ऑक्यूपेशन कैसा है, इनकम लेवल कैसा है, कितने एज ग्रुप के लोग कहाँ कहाँ पे हमारे देश के अंदर है। वैसे तो बहुत सारी और चीजें होती हैं, जैसे जैसे वीडियो के अंदर बढ़ते चले जाएंगे हम और डीपली समझने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हम लोग डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं और देखते हैं कि इसके हिसाब से भारत के कौन कौन से हिस्से में किस प्रकार की पॉपुलेशन डेंसिटी, ग्रोथ और साथ में डेवलपमेंट हो रहा है। अब बेसिकली ये इसलिए करा जाता है ताकि सरकार को पता चल सके कि आने वाले समय में वो कोई भी पॉलिसी चलाना चाहती है तो अपनी जनता के ऊपर किस तरीके से उसे इंप्लीमेंट करेगी। अब अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो चाइना नंबर 1 पे है और भारत जो है सेकंड नंबर पे आता है। भारत सेकंड नंबर पे आता है और 2040 तक आई थिंक हम चाइना को भी डिफीट कर दे जनसंख्या के हिसाब से। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन पूरे भारत के अंदर देखें, जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अजूबा बोला जाता है। सबसे ज्यादा डेंसिटी अगर हम देखने को मिलती है तो हमें इस नदर्न प्लान पे सबसे ज्यादा डेंसिटी हमें देखने को मिलती है, ड्यू टू फ्लैट सरफेस एरिया। और दूसरा एग्रीकल्चर रीजन यहाँ पे इसलिए होता है, इसीलिए हमें अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन तो देखने को मिलता है पूरे भारत के अंदर, ये बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन अगर हम बात करें यूपी, तो यूपी हाईएस्ट है जहां से सबसे ज्यादा डेंसिटी है और लगभग क्या कहते हैं 76% ऑफ पीपल सबसे ज्यादा यूपी, क्या कहते हैं महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और साथ में मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात, इन्हीं के इलाकों में सबसे ज्यादा इंसान रहते हैं। 76% ऑफ द पॉपुलेशन। रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बाकी और इलाके जो है यहाँ पे लोग रहते हैं, लेकिन हाईएस्ट डेंसिटी जो है वो हमें यही देखने को मिलती है। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं, ये बुक के अंदर मेंशन नहीं है, बट मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ। बस 20 मिनट की सीरीज फटाफट आप देख सकते हो। जनसंख्या के क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का रीजन अलग अलग है, कि यहाँ पे ज्योग्राफिकल है, इकोनॉमिक है, सोशियो इकोनॉमिक, कल्चर है, हिस्टोरियल फैक्टर है। सबसे पहले ज्योग्राफिकल फैक्टर, ऑफ कोर्स जहाँ पे पानी अवेलेबल होगा इंसान वहाँ अट्रैक्ट होगा, जहाँ पे लैंड सरफेस अच्छा होगा वहाँ लोग अट्रैक्ट, यानी कि प्लेन सरफेस। क्लाइमेट जो होना चाहिए, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। मिट्टी, सॉइल, ऑफ कोर्स जहाँ पे फर्टिलिटी ज्यादा अच्छी होगी इंसान वहाँ पे रहना पसंद करेगा, ये ज्योग्राफिकल फैक्टर होते हैं। अगर आर्थिक कारण देखें तो पैसे का एक रीजन हो सकता है मिनरल्स, जहां पे मिनरल्स पाया जाएगा वहां पे इंडस्ट्रीज और माइनिंग इंडस्ट्रीज होती है, इसी वजह से वहां पे स्किल्ड या सेमी स्किल्ड लेबर, किसी भी टाइप की लेबर काम कर सकती है। इसलिए ज्यादातर अगर आप पॉपुलेशन की डेंसिटी देखेंगे तो इधर के इलाकों में ज्यादा आप देख पाएंगे। ये इकोनॉमिक फैक्टर बोलता है। इकोनॉमिक फैक्टर में एक और है अर्बनाइजेशन। जिन इलाकों के अंदर अर्बनाइजेशन अच्छा है, जहां पे ग्रोथ अच्छी हो रही है, जहां पे धीरे धीरे करके इंडस्ट्रीज आ रही है, तो इंसान रूरल से अर्बन इलाके में वहां जाना पसंद करता है। उसका एकमात्र कारण सिर्फ और सिर्फ जॉब है, क्योंकि बेटर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटीज, ये सारी वो चीजें हैं जो इंसान लेना चाहता है, इसलिए लोग अर्बनाइजेशन जैसे इलाकों में जाते हैं। इसलिए देख सकते हो मेट्रोपॉलिटन सिटी, जिनकी संख्या आज की डेट में 10 लाख से ऊपर बोली जाती है, 50 लाख से 1 करोड़ से भी 50 लाख से भी ऊपर बोली जाती है, और ये वो जगह है जहां पे इंसान माइग्रेट होता है। दूसरा इकोनॉमिक फैक्टर बोला जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। ऑफ कोर्स यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जॉब मिलेगा लोगों को ठीक ठाक, इसीलिए लार्जर ऑफ द पीपल जॉब की अपॉर्चुनिटी के लिए यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए इकोनॉमिक फैक्टर मैटर कर जाता है। सोशल और कल्चर फैक्टर में अगर हम देखें तो रिलीजियस फैक्टर बहुत ज्यादा है, धार्मिक इलाके जहां पे इंसान जाता है। सोशल और पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से भी इंसान एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे माइग्रेट होता है, जहां पे बॉर्डर टेररिज्म, जहां पे थोड़े बहुत कोस्टल लाइन वाले इलाके, जहां पे दंगे फसाद होते रहते हैं, इंसान वहां से माइग्रेट कर जाता है और गवर्नमेंट पॉलिसी वहां ठीक ठाक होनी चाहिए। और जैसे होता है ना कि लोग अफगानिस्तान से आ जाते हैं माइग्रेट होके, नॉर्थ अमेरिका से आते हैं माइग्रेट होके, तो ये रीजन हो सकता है माइग्रेशन का, और वहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी। हिस्टोरिकल कारण तो मैं सबसे बड़ा कारण मानूंगा
कि वहां पे ग्रोथ सबसे अच्छी होगी जहां पे ब्रिटिशर्स सबसे पहले आके अपनी कॉलोनी बसाए होंगे, क्योंकि इसकी शुरुआत अंग्रेजों के टाइम पीरियड से कॉलोनी की बनाने की शुरुआत हो गई। तो हमारा कलकत्ता, मद्रास और साथ में क्या कहते हैं आपका बंगाल, ये तो ऐसा इलाका होगा ही होगा जहां पर क्या कहते हैं अंग्रेज सबसे पहले आके बसे थे। तो ये हमारा हिस्टोरिकल रीजन हो गया। इसी वजह से मैं कह सकता हूं कि यूपी के अंदर और जगहों के अंदर हम देखते हैं डेंसिटी वाला प्लेस ज्यादा है। डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन का मतलब ये होता है कि डेंसिटी में हम क्या करते हैं, टोटल पॉपुलेशन को टोटल एरिया से डिवाइड कर देते हैं। और ये फॉर्मूला आपको पता होना जरूरी है इस चैप्टर के लिए कि टोटल पॉपुलेशन को टोटल एरिया से डिवाइड कर दो तो हमें टोटल डेंसिटी पता चल जाती है। डेंसिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पूरे भारत की जो डेंसिटी है टोटल एरिया, ये 2011 के स्टैटिक्स बता रहा हूं मैं, ये पेपर में एमसीक्यू के अंदर आएगा। टोटल हमारे इंडिया के स्टैटिक्स के हिसाब से 382 है। 2021 के अकॉर्डिंग बढ़ गया होगा लेकिन 2011 का ही माना जाएगा। और उसके स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग पूरी दिल्ली सबसे हाईएस्ट नंबर पे है। और उसके बाद स्टेट की बात करें तो बिहार डेंसिटी के अंदर सबसे ज्यादा है। यूपी संख्या में सबसे आगे पर डेंसिटी में बिहार सबसे आगे। एक्सप्लेन सीरीज मैंने पूरी बताई हुई पहले से ही, तो मैं इतना आपको नहीं बताने जा रहा हूं। सबसे लोएस्ट आपको पता है उत्तरांचल, क्या कहते हैं आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर सबसे कम 17 व्यक्ति पर किलोमीटर पे हमें देखने को मिलता है। हाईएस्ट और लोवेस्ट पता होना चाहिए, बाकी ये चीज तो एग्जाम में पूछेगा एग्जाम में। अब यहाँ पे डेंसिटी 3 तरीके की होती है। अर्थमेटिक डेंसिटी तो हमें पहले से ही पता है। अर्थमेटिक डेंसिटी का मतलब क्या हो गया कि टोटल पॉपुलेशन को टोटल एरिया से डिवाइड कर दो, तो ये तो हमें पता है। इसके हिसाब से हमें भारत का पता है, भारत में हर 1 किलोमीटर के अंदर हमें 382 पीपल मिलते हैं। लेकिन फिजियोलॉजिकल डेंसिटी का मतलब होता है ये वो इलाका जहां पे टोटल पॉपुलेशन तो राज करती है लेकिन नेट कल्टिवेटेड एरिया, मतलब टोटल पॉपुलेशन कितनी भी हो लेकिन टोटल इलाके के अंदर एग्रीकल्चर कितना होता है, वो है हमारा फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। और उसके बाद होता है एग्रीकल्चर डेंसिटी। एग्रीकल्चर डेंसिटी के अंदर होता है कि नेट कल्टीवेटेड एरिया तो होता ही होता है लेकिन नेट कल्टीवेटेड एरिया के अंदर उसी एरिया के अंदर कितने लोग एग्रीकल्चर की फील्ड के ऊपर काम कर रहे हैं। तो 3 तरीके की डेंसिटी आपको पेपर में मिलेगी। एमसीक्यू के अंदर पूछ लिया जाएगा कि टोटल पॉपुलेशन और नेट कल्टीवेटेड एरिया को कौन सा बोला जाता है, नेट कल्टीवेटेड एरिया और एग्रीकल्चर पॉपुलेशन को कौन सा एरिया बोला जाता है। तो ये पेपर के अंदर आने के पूरे चांस है 3 तरीके की। उसके बाद ग्रोथ की बात करें तो जनसंख्या में चेंजेस होना ही एक ग्रोथ है। पॉजिटिव चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है तो पॉजिटिव होगा, घट रहा है तो नेगेटिव होगा, है ना। तो अब यहाँ पे चेंज होने के 3 कारण बोले जाते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। बर्थ रेट प्लस हो रहा है तो जनसंख्या बढ़ेगी, डेथ रेट कम हो रहा है तो जनसंख्या घटेगी, माइग्रेशन कहीं जा रहे हैं तो कम होगी, आ रहे तो ज्यादा होगी, ऐसे होता रहता है। तो इसका तरीका क्या है, प्लेस ऑफ ओरिजिन, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, ये आपकी बुक में नहीं है, थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूं। ये बर्थ रेट का फॉर्मूला है, आपको पता होना जरूरी है। बर्थ रेट डिवाइडेड पॉपुलेशन और इनटू 1000। डेथ रेट का भी सेम ऐसा ही है, डेथ रेट का डिवाइडेड बाय पी यानी कि पॉपुलेशन और इनटू 1000। अच्छा, माइग्रेशन का एक स्थान से दूसरे स्थान पे माइग्रेट करना ही माइग्रेशन होता है। प्लेस ऑफ ओरिजिन, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन इंसान जहां से निकलता है, प्लेस ऑफ ओरिजिन जहां इंसान आता है ना, सॉरी, प्लेस ऑफ ओरिजिन में जहां इंसान है एट प्रेजेंट टाइम पे, और जहां इंसान जाता है वो हमारा प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है। ये जब माइग्रेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अच्छा, जनसंख्या को पता करने का एक सटीक रीजन आपकी बुक में बताया हुआ है। एक तो प्रकृति के नेचुरल जो जनसंख्या बढ़ती है, दूसरा अनुमानित जनसंख्या जिसमें हमने बताया हुआ है कि किस तरीके से जनसंख्या एक्चुअली बढ़ रही है, ग्रोथ रेट। नेचुरल का फॉर्मूला है कि हमें टोटल डेथ रेट और बर्थ रेट के बीच में अगर हम माइनस कर दें तो हमें नेचुरल पता चलेगा कि नेचुरली कुछ भी कर लो इतनी तो बढ़नी ही बढ़नी है। और पूरे भारत का अनुमानित निकालने के लिए हमें करना पड़ता है कि डेथ रेट माइनस बर्थ रेट प्लस कितने माइग्रेंट आए और कितने माइग्रेंट बाहर गए, ये होता है पूरा अनुमान लगा पाना। अनुमान लगा पाते हैं हम लोग, ज्यादा कुछ हमें फिक्स पता होता नहीं है। माइग्रेशन का मतलब तो फिर आपको पता है, माइग्रेशन में उत्कर्ष कौन होता है और यहाँ पे अपकर्ष कौन होता है। ये प्लेस ऑफ ओरिजिन है आपका, जहां से आपका प्लेस ऑफ ओरिजिन है, जहां से आप निकल रहे हैं वो आपका क्या कहते हैं, एमिग्रेंट होता है। जहां वो पहुंचता है प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, वो आपका क्या कहते हैं, अपकर्ष होता है। यही आपके बुक में बताया हुआ है। इतना ही आपने समझना है। ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को पढ़ने के लिए आपको याद करना पड़ेगा। एक्सप्लेन सीरीज देख लेना मेरी, इस फॉर्मूले को देख लेना एक बार, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने एक्सप्लेन सीरीज में बताया हुआ है। डेमोग्राफी ट्रांजैक्शन के अंदर बहुत सारी चीजें और पढ़ते हैं। इसे कलेक्टिवली बताया गया है कि किस तरीके से 3 फेज के हिसाब से जनसंख्या बढ़ती, घटती, रुकती है। अब यह है भारत के बारे में, रीजनल वेरिएशन और पॉपुलेशन ग्रोथ। रीजनल वेरिएशन क्यों है, क्योंकि मैंने बता दिया कि 4 कारण होते हैं कि इंसान किस वजह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है या माइग्रेट होता है। अब रीजनल वेरिएशन में अगर हम देखें तो साउथर्न इलाकों के अंदर, साउथर्न प्लेस के अंदर, साउथ में
हमारी जनसंख्या सबसे ज्यादा लेस देखने को मिलते हैं 20%, और हाई अगर देखें तो हम नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल नॉर्थ वेस्ट यानी कि लगभग इधर के हिस्सों में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। उसमें से अगर हम एज ग्रुप की बात करें तो 10 से 19 साल के जो बच्चे हैं वो हमारे लिए एडोलेसेंट है और हमारे भारत का भविष्य है। उसमें से हमारी जो फीमेल है वो 47.3% है, 52.7% हमारे मेल्स है, और ये आज की डेट में जो हमारी जनसंख्या है वो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसे कि छोटी उम्र में शादी हो जाना, अनपढ़ लोग रह जाना, फीमेल का अनपढ़ रह जाना, उसके बाद स्कूल से छोड़ देना, स्कूल का ड्रॉप आउट हो जाना, और खाना पीना ठीक से नहीं खाना, HIV एड्स का शिकार हो जाना, उसके बाद ऑफकोर्स फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी हो जाना, ड्रग अब्यूज हो जाना, उसके बाद जुवेनाइल जो बाल अपराध हो जाता है वो सारी चीजें होना। तो ये सारे एक रीजन बोले जा सकते हैं कि ये आज की डेट में हमारे जो एडोलेसेंट एज 10 से 19 साल के बच्चे हैं जो हमारे लिए फ्यूचर है, लेकिन क्या कहते हैं इन लोगों के लिए सारा खतरा है। तो पेपर में कोई भी आ सकता है। इसके लिए सरकार क्या कर रही है 2014 में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ऑफकोर्स मोदी गवर्नमेंट आते ही उन्होंने क्या करा, एक तो 2014 में राष्ट्रीय युवा नीति, नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 में बनाई। इसका मेन मकसद था कि बच्चों को क्या कहते हैं एक तरीके का यूथ को इंकरेज करा जाएगा। दूसरा, सरकार ने 2015 के अंदर नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये स्टार्ट करी 2015 में। कोई सा भी आ सकता है इनमें से MCQ के लिए। पॉपुलेशन कंपोजिशन हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि एक चाउमीन की तरह स्टडी करने जैसा, जिस तरीके से एक चाउमीन में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, सेम उसी तरह जनसंख्या के अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एज, सेक्स, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, एथनिक ग्रुप, ट्राइब्स, लैंग्वेज, रिलीजन, मेंटल स्टेटस, लिटरेसी, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, ये सारी चीजें हमें स्टडी करनी पड़ती है पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन के अंदर। रूरल एंड अर्बन कॉम्पोजिशन के अंदर हम बात करें तो हमारे इंडिया के अंदर 68% जो है आज की डेट में गांव जैसे इलाकों में रह रहे हैं, और अर्बन में 3.6 प्लेस जो है वो अर्बन में रह रहे हैं। अब यहाँ पे ये पूरा डेटा है, आपके लिए इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये डेटा याद रखना पड़ेगा ये वाला कि 68% अर्बन में है और यहाँ पे 3.31.16% जो है वो हमारे रूरल के अर्बन में रह रहे हैं। ठीक है, तो ये मेन है। अब यहाँ पे हमें इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें जितने भी अर्बन इलाके होते हैं उनके अंदर हम देख सकते हैं कि रूरल इलाके जो होते हैं उनके अंदर इन चीज़ों की कमी होती है, इसलिए लोग वहाँ पे वर्किंग करते हैं प्राइमरी एक्टिविटी को। और जो रूरल इलाकों से जब अर्बन इलाकों में लोग जाते हैं तो वहाँ वो नॉन प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर काम करते हैं, क्योंकि वो शहरों के अंदर उनको बहुत अच्छी अच्छी सर्विसेज और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलनी चालू हो जाती है इसी वजह से। अब यहाँ पे दूसरा लिंग्विस्टिक चीज़ है। लिंग्विस्टिक्स में हमें लैंग्वेज के बारे में पढ़ना होता है। भारत के अंदर एक बंदा आया था सर गार्गेरियन अब्राहिम करके, इन्होंने बताया कि इंडिया के अंदर 179 लैंग्वेज थी और कम से कम 544 बोलियां थी। इस बोलियों को खत्म करने के लिए उन्होंने बोला कि 22 सिर्फ लैंग्वेज होगी जिसमें से आप यूपीएससी का एग्जाम जो है वो दे पाते हैं। इसी वजह से ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। और ये सारी लैंग्वेज, सारी भाषाएं, इनमें से हिंदी सबसे ज्यादा भारत के अंदर बोली जाती है, फिर इंग्लिश है, फिर बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, उर्दू, कन्नड़, उड़िया, मलयालम, पंजाबी, मैथिली और संस्कृत। तो ये है, इतनी रैंडमली आपको समझ में आनी चाहिए। अब रिलीजियस कॉम्पोजिशन इसलिए हमारे जरूरी है क्योंकि ये पॉलिटिकल लाइफ और मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस के बारे में बताता है कि वो कौन से कल्चर से बिलोंग करते हैं। इंडिया के अंदर बहुत सारे कल्चर है, लेकिन हिंदुज्म की संख्या सबसे ज्यादा है, देन मुस्लिम, देन सिख। देख रहे हो सारी पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन के अंदर में ये सारी चीजें पढ़ते हैं। इसमें से रिलीजन के हिसाब से आपको पूछ लिया है कि ये कॉम्पोजिशन पढ़ना हमारे लिए जरूरी क्यों है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस जो है कौन से कल्चर से बिलोंग करते हैं वो जरूरी है। ये वाला पार्ट आपसे एमसीक्यू के अंदर सीरियल वाइज पूछ लिया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि वर्किंग पॉपुलेशन इंडिया के अंदर कितने टाइप की होती है। 3 टाइप की, मेन वर्किंग पीपल, मार्जिनल वर्किंग पीपल, नॉन वर्किंग पीपल। मार्जिनल वर्किंग पीपल वो लोग होते हैं जिनको इंडिया के अंदर 133 डेज पे वर्क मिलता है। मेन वर्कर होते हैं। मार्जिनल वो होते हैं जो इंडिया के अंदर 183 दिन से कम पे काम करते हैं और यहाँ इनकी संख्या सिर्फ और सिर्फ 39% है। रेस्ट ऑफ द पीपल नॉन वर्कर है 61%। तो ये देख सकते हो कि इंडिया के अंदर आज के डेट में डिपेंडेंट पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा है और ये बहुत बड़े नंबर पे अनएम्प्लॉयड है, जो हमारे लिए बहुत बुरी बात है। इंडिया के अंदर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है 15 से लेकर 49 है। 60 साल की उम्र में इंसान रिटायर हो जाता है और ये एज हमारी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है। इसमें अलग अलग कैटेगरी के अंदर इंसान काम करता है, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, थर्शरी हो या क्यूनरी एक्टिविटी भी होती है। इंडिया के अंदर देख सकते हो शुरुआती समय में इंसान क्या कहते हैं एग्रीकल्चर में ज्यादा था, लेकिन अब सर्विस सेक्टर के अंदर ज्यादा आ गया वो, है ना। तो ये जरूरी है। अब यहाँ पे स्पार्शियल वर्किंग पॉपुलेशन यानी कि कार्यों के अंदर भी हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन है। नंबर ऑफ फीमेल जो है आज की डेट में प्राइमरी सेक्टर में काम ज्यादा कर रही है, सर्विस सेक्टर के अंदर काम कम कर रही है। जबकि वेस्टर्न कंट्री के अंदर अगर आप जाओगे तो इंडिया के अंदर वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर
जो मेल हैं वो आपके कहते हैं वर्किंग में जो है वो प्राइमरी में ज़्यादा है और नॉन प्राइमरी के अंदर वुमेन्स वहाँ पे ज़्यादा है। इंडिया के अंदर इसका उल्टा होता है। इंडिया के अंदर हमने स्पार्शियल वेरिएशन वर्किंग पॉपुलेशन देखा है कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर घर में खाना बनाना हो, खेतों में काम करना हो तो वुमेन ही करेगी, जो बिल्कुल गलत है। इसीलिए हमें ये देखना पड़ता है कि वर्किंग पॉपुलेशन सेक्टर जो है पहले जो था वो यही था, लेकिन अब धीरे धीरे करके घट रहा है। अगर हम बात करें तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर पहले आप देख सकते हो कि मेल जो था, मेल उसका इतना था, फीमेल इतना था। ये कब का कॉम्पोजिशन बता रहा है? 2011 के स्टैटिक्स बता रहा है। इसका मतलब ये है कि सेकेंडरी में, टर्शियरी में आप देख सकते हो कितना चेंजेस आ चुका है। पहले होता था यही कि भाई वर्किंग के लिए वुमेन्स को भी काम करना पड़ता था, लेकिन अब चेंजेस हैं। और चेंजेस ये भी हैं कि पहले प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर लोग काम करते थे, अब लोग प्राइमरी एक्टिविटी के अलावा सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटी के अंदर लोग ज़्यादा रोल निभा रहे हैं। यानी कि हिमाचल प्रदेश और नागालैंड ऐसी जगह आज भी है जहाँ पे आज भी लोग क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा खेती का काम करते हैं, जबकि अर्बन सेंटर के अंदर आज के डेट में लोग सर्विस का काम करते हैं। और जहाँ पे नॉन अवेलेबल ऑफ लैंड है, जहाँ पे ज़मीनें अभी मिल नहीं रही है, तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर काम करने पे मजबूर हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये अलग अलग रीजन हो सकता है। सो दिस इज ऑल इन दिस चैप्टर। ये पूरा हमने एक निचोड़ बताया आपको एक वीडियो के अंदर। आई होप आपको इस सीरीज समझ में आई होगी। एक्सप्लेन वीडियो पहले से अपलोड है। चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को। अगला पार्ट जो नेक्स्ट होगा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो लाइव एमसीक्यू क्वेश्चंस हम आपके साथ करेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड बिफोर द एग्जाम, वो आपको कंप्लीट ऐप में मिल जाएगा। ठीक है, सो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में।